sir. Okay, so today we'll start with the second class of Python. Previous class से हम लोगों ने डिस्कस किया about uh, a comparative analysis between two of the prominent programming languages in this current generation, that is Java and Python. Uh, Again, there are so many more points that can be compared, but जो important aspects थे उसको हम लोगों ने touch down किया था. Today we are going to slightly jump into two aspects. First is the installation part and second is the programming aspect. Okay. So uh, is there anyone जिसके पास Python पहले से installed है या anybody who knows the process how to install Python? No, sir. नहीं. Okay. स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देते हैं दोबारा से. Okay. So here we have. Right. I searched about Python install. Okay. तो ये पहला ऑप्शन जो हमें मिलता है python.org की तरफ से. इसके अंदर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हम लोग को एक सेटअप फाइल जो है वो डिफरेंट कंफिगरेशन के लिए मिल जाता है. फॉर एग्जांपल वी हैव डिफरेंट कंफिगरेशन फॉर विंडोज, फॉर लिनक्स एंड फॉर मैक ओएस. ठीक है. डाउनलोड में जाते हैं. ओके. तो विंडोज स्पेसिफिक जो हमें चाहिए, इफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज, मोस्ट लाइकली हम सबका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. वेरी रेयरली हमारे में से कोई मैक ओएस यूज कर रहा होगा या दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पे. ठीक है. इसके अंदर हम लोग जब जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है. 32 बिट के लिए है, 64 बिट के लिए है. मोस्ट लाइकली अभी जो हम लोग सभी को अगर करंट 1 1.5 2 साल पुराना अगर किसी का लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो वो 64 बिट कंपाइलर से 64 बिट सिस्टम पे काम कर रहा होगा. तो यूजुअली लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं. इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई पाथ सेटअप एज सच कुछ नहीं मांगता है. इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेने के बाद हम लोगों को एक और चीज यूजुअली रखना चाहिए. इट्स नॉट मैंडेटरी बट एक अच्छे डेवलपर, अच्छे प्रोग्रामर का के लिए बेहतर चीज क्या है. सी वी आर नॉट गोइंग टू राइट ईच एंड एवरी कोड, है ना. ऐसा बहुत सारे वीडियोस में भी ये चीज बोला जाता है और ये बेस्ट प्रैक्टिस में भी रखना चाहिए कि हर कोड को हम कॉपी पे पेन पेपर के थ्रू नहीं लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए. In fact, because yes, we might try to prepare our notes, to prepare question answers, but the best practice is to uh, prepare the codes, run them, rather interpret them and then run them. अगर कुछ मिस्टेक होगा तो वहां पे समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा. कॉपी में हमें नहीं समझ में आएगा या पकड़ नहीं पाएंगे हम लोग. अगर कोई एरर नहीं रहता तो आउटपुट आ जाता है, तो देन यू गेट अ सेंस ऑफ accomplishment कि yes, the program has been executed successfully. Okay. So
इतने काम करने के लिए एक तो इंस्टॉलर हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट से, ये सिस्टम रन कर जाएगा, लेकिन किसी एक इंटरफेस पे हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, किसी एक इंटरफेस पे हमको लिखना पड़ेगा। यूजुअली ये आइडियली हम लोग को यहाँ से ही मिल जाता है पाइथन का। आई हैव इंस्टॉल्ड इट इन माई ऑन माई सिस्टम, बट मेरा सिस्टम थोड़ा सा इसको लेकर के स्लो बिहेव कर रहा है, so I won't use that interface. Apart from that, you can also have VS Code editor, Visual Studio जो है editor, उसको use कर सकते हैं। And I have seen so many students, they keep their records, they keep their programs in a very channelized manner, बहुत ही arranged way में वो लोग अपने programs को बना करके store सेव करके रखते हैं, either date wise या क्लास वाइज, या फिर प्रोग्राम का नाम भी कुछ पैसा लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाए क्योंकि ये प्रोग्राम किस चीज के लिए बना हुआ होगा। उससे बेनिफिट बहुत मिलता है, आपका सारा कलेक्शन, आपका सारा मेहनत एक ही साथ कलेक्टिव एक ही लोकेशन पे रहता है। wherever you require, you can simply access those things from a central location. So perhaps VS Code is one of the latest editors which gives us a premeditated set of codes. What is premeditated set of codes? हम लोग जैसे अगर टर्बो सी या नोटपैड पे अगर जावा का प्रोग्राम लिखते थे, हम लोग को पूरा कोड अपने से लिखना पड़ता था, वो प्रिडिक्ट नहीं करता था। बट जैसा कि हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर से देखे हैं कि इफ आई स्टार्ट राइटिंग अ पीस ऑफ कोड, द मोमेंट आई राइट एनी इनिशियल, तो क्या करता है, उस इनिशियल से मिलता जुलता जो भी वर्ड कीवर्ड्स अवेलेबल है उसको प्रेडिक्ट कर देता है, शो कर देता है। अगर उसमें से कोई होगा तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये एक ब्यूटी है। एंड अगेन अगर एक ब्लॉक हम बना रहे तो ब्लॉक का इनिशिएशन हम देते हैं तो क्लोजर ऑटोमेटिकली कंपाइलर वहां पे या एडिटर हम लोग को जो प्रोवाइड कर देता है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइथन सॉफ्टवेयर that is a executable file along with the code editor, okay, IDE जिसको बोलते हैं integrated development environment. So combination of these two would be sufficient enough resource for you to run a Python program. सिस्टम अगर थोड़ा स्लो चल रहा है या इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत है, नेवर माइंड, वी कैन अगेन स्विच बैक टू ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर करेंगे। स्विच बैक टू बाय ऑनलाइन कंपाइलर। So this is exactly the same इंटरफेस जहाँ पे हम लोग जावा का प्रोग्राम कर रहे थे ऑनलाइन जीडीपी पे। अब आज हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि व्हाट मेक्स पाइथन मच कंफर्टेबल लैंग्वेज फॉर टुडेज एरा। और इनफैक्ट कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि अगर तुम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते हो तो ट्रीट पाइथन एज योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लर्निंग। उससे क्या होगा, क्योंकि प्रोग्राम सिंपलर है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसमें सिंटैक्स बहुत ही कम है। एज यू कैन सी यहाँ पे ना तो हमने कोई क्लास लिया है, ना ही कोई मेन मेथड है, ना ही कोई वेरिएबल के बारे में कुछ बात है। We have simply written what was required from the for the user, और उतने ही काम को हम लोग रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं। If I am supposed to write a program, कल जैसा हम बोले थे कि हम लोग कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। Okay, so if I create a program in Java regarding print a statement
ठीक है, तो हमको मिनिमम क्या क्या लिखना पड़ता वो हम देख लेते हैं। क्लास, ठीक है, ऑलमोस्ट फेमिलियर सभी को लग रहा होगा। तो वी यूज टू हैव अ क्लास, एक क्लास नेम लिखेंगे जावा में। इनसाइड द बॉडी ऑफ क्लास वी हैव अ फंक्शन दैट इज अ मेन मेथड। उसमें हम लोग को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARCS सब कुछ लिखना पड़ रहा था। एंड इनसाइड द बॉडी ऑफ मेन मेथड वी यूज टू राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट कराना है वो हम लोग वहां पे लिख देते हैं। Similar to this, if I go with C code, C code to print a statement, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते थे, we used to have header file, hash include stdio.h, okay. So we have two header files, then we have the void main function. Inside the body we have a print command by printf, and here we will print, ठीक है, ये रहा। अगेन सी प्लस प्लस पे भी अगर आते तो हम लोग सी की तरह सब कुछ सही रहता, प्रिंटफ की जगह से हम लोग सी आउट स्टेटमेंट लगा देते, तो वो हमारा सी प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाता। What I'm trying to bring over here is that see, try to compare these three languages. ये रहा पाइथन का, सिर्फ ये काम एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है। इसी एक काम को करने के लिए जावा में हमें 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन दिखाई दे रहा है। और उसी प्रिंट स्टेटमेंट को लेकर के अगर हम सी में आते हैं तो वहां पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में लास्ट क्लास में भी बोल रहे थे, और इनफैक्ट आज इसी से शुरू कर रहे हैं कि ये हेडर फाइल्स चाहिए हम लोग क्यों, इस इंटरनल कमांड या इंटरनल फंक्शन को एक्टिव रखने के लिए। We require a class in Java because it is the demand that every program must be residing inside a class, and each class must be, or rather, a single class in a function in a program must be having a method that is most likely going to be main method, and main method के अंदर मेरा print statement जा सकता है। तो इस print statement को रखने के लिए या लाने के लिए एक main method बनाना पड़ा, और main method अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो अपने क्लास के अंदर अपने आप को बसा लिया है। तो
load becomes or the load arises on the coder कि वो इतना सब कुछ लिखे. Also the responsibility of the compiler is there to read out these things, understand their meaning, trace out their relation, and then do the task. तो हर प्रोग्राम में अगर हम इतना काम बार बार करते रहेंगे, पाइथन डेवलपर्स थॉट ऑफ एन आइडिया कि जब ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स है ही मेरे एक प्रोग्राम के, जिसके बिना प्रोग्राम नहीं बन रहा है, इज इट नेसेसरी कि हम इस चीज को बार बार डिफाइन करें. बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लिया गया. अगर ऐसा नहीं सोचा जाए तो हम लोग तो सदियों से ही प्रोग्राम जावा में, सी प्लस प्लस में बनाते आए हैं, जहाँ पे वही रगेड बोरिंग सा कहे तो सिंटैक्स का स्ट्रक्चर है और उसी के ऊपर हमारा काम बार बार चलता था. चाहे वो छोटा से छोटा प्रोग्राम हो या जितना भी दुनिया में कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम ले आओ, सबसे वो फंडामेंटल चीज रहता था. पाइथन डेवलपर्स ऑन द अदर हैंड थॉट ऑफ के let them go, है ना, let's release those things and keep only those things in a code which is logical, number one, which is for the users, number two, which is to display an output, number three. Apart from that, उस काम को करने के लिए जो सपोर्टिंग कंपोनेंट्स जो चाहिए हैं, जो कि आपके कंपाइलर या लाइब्रेरी में पहले से बसे हुए हैं, उनको फिर से रिलोड करना बार बार एक प्रोग्राम में, ये अच्छा तरीका तो नहीं हो सकता है. So that's why the Python developers took all those pain to remove these things from the Python code. और अभी हम लोग अगर देख रहे हैं उस पे प्रिंट स्टेटमेंट वो दिखाने के लिए we are only writing this much: print command inside the bracket, inside the double quote, write anything. यहाँ पे इनफैक्ट ये भी बात आ गई कि सेमीकोलन का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है. If I write a line and simply press enter, that's it. The interpreter treats कि ये लाइन जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है. We have to move on to the next line. ठीक है. अब कलम जैसे बोलते, कई बच्चे कंप्यूटर एआई को देख करके ये भी बोलते हैं कि सर इसको ही पढ़ा देना चाहिए था, वाई जावा, वाई सी प्लस, है ना. इस काम को करने के लिए 8 लाइन लग रहा है, 6 लाइन लिख रहा है, उसको अगर 1 लाइन में किल किया जा सकता है, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन. ठीक है. यहाँ तक समझ में आया प्रोग्राम का डिमांड क्या है, क्या मांग रहा है पाइथन में. यस सर. ओके. तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं. अगेन जो सिलेबस बोल रहा है, इनफैक्ट पढ़ने भी बैठते हैं तो वही डेफिनेशन से घूम करके आते हैं. व्हाट इज अ वेरिएबल, टोकन, आइडेंटिफायर, डेटा टाइप क्या है ना. तो honestly speaking, the definitions are not going to change. कीवर्ड से जो मीनिंग निकल करके आता था दूसरे लैंग्वेजेस में कि these are the reserved words, इनका अपना एक स्पेशल पर्पस एंड मीनिंग है. तो उन कीवर्ड को आप एज अ वेरिएबल नेम, एज अ फंक्शन नेम यूज नहीं कर सकते हो. So the definition are going to remain same. कीवर्ड्स में क्या हो गया, कीवर्ड्स जहाँ हमारे पास सी में 32 कीवर्ड थे, सी प्लस प्लस में 64 हो गया, जावा में अगेन 50s में आ गया. सिमिलर टू दैट पाइथन में भी कुछ कीवर्ड्स हैं. ओके. कुछ को रिमूव कर दिया गया, कुछ नए इंट्रोड्यूस किए गए होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स हैज चेंज्ड. So again, important aspect regarding Python is that okay, I'm going to remove, delete this part. And run this code first, and then introduce यहाँ पे क्या था.
So this is my current interface, एक सिंगल लाइन लिखा हुआ है, I'll run this code, या हेलो वर्ल्ड। तो कितना क्विकली वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऑल्दो आई एम नॉट मेजरिंग द स्पीड बिकॉज ये तो इंटरनेट या सर्वर रिलेटेड काम चल रहा है, मेरा इंटरनेट का स्पीड हाई होगा तो डेफिनेटली क्विकर रिस्पॉन्स मिलेगा, नेट का स्पीड कम होगा तो वो स्लो एंड स्लगिश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बट स्टिल वी कैन मेक अ कंपैरिजन के या वी कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग के हाउ क्विकली अ पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट, बिकॉज यहाँ पे कंपाइलर इंटरप्रेटर के लिए तो समझने के लिए बहुत सारा चीज तो है ही नहीं, है ना। सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब हम लोगों को पता है कि जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम लोग लिखते थे, 4 लाइन का प्रोग्राम बनाया, हर एक में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखे, तो आउटपुट भी हमारा क्या होता था, सिंगल लाइन में ही आता था। अगर हमको लाइन चेंज करने हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लेना होता था। यहाँ पे रन करके देख लेते हैं क्या ऐसा कोई चीज है। ठीक, ऑटोमेटिकली इट चेंजेस द लाइन, हमको बैकस्लैश एन का भी अभी जरूरत जो है नहीं दिखाई दे रहा है। ये आर वेरी स्मॉल बेसिक थिंग्स जो कि वाइवा रिलेटेड रहता है। कोशिश करें कि आज हम लोग फंडामेंटल जो है पूरा सिंटैक्टिकल वे हाउ टू राइट अ फंडामेंटल प्रोग्राम इन पाइथन, वो कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो, एक जैसा रहे। ठीक है, तो कोई क्लास कोई मेन मेथड कुछ नहीं रिक्वायर्ड है यहाँ पे, फर्स्ट। सेकेंड, किसी कंटेंट को प्रिंट करना तो सिर्फ हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, उसके अराउंड कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट जो है सेमीकोलन से यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, सिंपली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर मार देने से वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा एंड इट गोज टू द कंट्रोलर गोज टू द नेक्स्ट लाइन। ओके, मूविंग फर्दर, एक और चीज पढ़ा के लिखते हैं। I'll write x equal 12 and print x. So if you see this code and its output, it's quite relatable. Hello world पहले print हो गया, bye bye उसके बाद सेकेंड लाइन में आ गया। Then we declared a variable x equal to 12 को एक इनिशियल वैल्यू दिए एंड प्रिंट कर दिए x को, मतलब वेरिएबल को, तो वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है, दैट इज 12। Neither did we declare the variable nor we mentioned about its data type. I simply wrote down the name of variable, gave it x equal to symbol and put down the value. और प्रिंट के अंदर हम सिर्फ उस वेरिएबल को लिख दे रहे हैं। तो कितना छोटा प्रोग्राम हमारा होते चला जा रहा है। अब बोलोगे सर कल से आप बोल रहे बाबा कि ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, कीवर्ड, ये सब चीज होता है, बट यहाँ पे तो कहीं पे डेटा टाइप हम लोग यूज किए ही नहीं, है ना, हम लोग स्पेसिफाई ही नहीं किए। डेफिनेटली यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज के सी स्पेस कोई बोल रहे हैं। नो सर, वही बोल रही थी, यहाँ तो डेटा टाइप है ही नहीं सर। हाँ, डेटा टाइप है नहीं, तो ये क्या करता है, ठीक है ना। इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में बोला जाता है, और ये जब हम लोग पाइथन पढ़ते हैं तभी ये बात इंट्रोड्यूस किया गया था, बिकॉज पाइथन का स्ट्रक्चर जो हम अभी देख रहे हैं वो quite different as compared to all the previous generation languages like C, C++, and Java. When
in any programming language we declare a variable, we usually write int x semicolon. इस लाइन को जब कन्वर्टर को पढ़ता है तो वो समझता है कि ओके वेरिएबल x हैज बीन डिक्लेयर्ड, जो कि अपने अंदर आगे किसी लाइन में एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाला है. आइडिया इज वेरी सिंपल एंड क्लियर. तो इस पे क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यू के लिए स्पेस एलोकेट करता है. फॉर एग्जाम्पल इन जावा वी हैव 4 bytes फॉर इंट डेटा टाइप. सो द मोमेंट कंपाइलर रीड्स के एक वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का है, ये जो डेटा टाइप हम स्पेसिफाई कर रहे थे वो मेमोरी एलोकेट कर देता था, और जब हम नेक्स्ट लाइन में वैल्यू डालते थे कि राइट इट डाउन इन x सेमीकोलन एंड वी यूज्ड टू हैव x इक्वल लेट्स से 12 सेमीकोलन. तो हम जावा के स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इस लाइन को रीड किया तो 4 bytes ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दिया, और नेक्स्ट लाइन में रीड किया कि x का वैल्यू 12 हो गया है या हो रहा है. तो इट टेक्स द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल x एंड उस एड्रेस पे जाकर के 12 एज अ वैल्यू को स्टोर कर दिया जाता है. बट ये काम हमारे पास पाइथन में तो ये है ही नहीं. तो ये क्या होता है पाइथन में जब हम आते हैं, देयर इज अ थिंग दैट इज नोन एज डायनेमिक टाइपिंग. So what exactly this is this dynamic typing? तो अगर डायनेमिक टाइपिंग है तो फिर स्टैटिक टाइपिंग भी कुछ होता होगा क्या? We simply write x equals 12 and we print the value of x. तो 12 था उसके अंदर प्रिंट हो गया. In the very next line I take again x and I change it to 2.5. Then again I'll simply copy this out. ओके, तो x इक्वल्स 12 प्रिंट किए यहाँ पे एंड देन अगेन प्रिंट x. लेट्स रन दिस प्रोग्राम. ओके, तो यहाँ पे वो एक एरर हमको दे रहा है. ठीक है, अब इसको चेंज कर रहे हैं 23 एंड फिर रन कर रहे हैं. ओके, तो इनवैलिड सिंटैक्स यहाँ पे बोल रहा है. ठीक है, I'll let you know what is happening. सर मुझे लगा ये लाइन नंबर 8 में डायनामिक टाइपिंग वो जो शायद उसको भी कमांड के तौर पे ले लेता है. Sorry, yeah, yes. Line number 8, yes. Yeah, this is working right. Thank you. So basically what is happening is कि प्रीवियस लैंग्वेजेस में जब हम लोग एक वेरिएबल को स्पेसिफाई करते थे कि वो एक ही टाइप का है, तो उसमें हम लोग कंपेल हो जाते थे कि वो स्पेसिफिक टाइप का ही वैल्यू हम लोग ले सकते हैं एक बार या जितनी बार चाहो. बट आई कैन नॉट और वी कैन नॉट चेंज द टाइप ऑफ दैट वेरिएबल. अभी क्या है, द मोमेंट इंटरप्रेटर रीड्स दिस लाइन, ये क्या कर दिया, जब इस लाइन को रीड किया, देखा x इक्वल टू 12, ओके एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे रखना चाह रहा है यूजर, तो वो अंदर से इसको इंटरप्रेटर को बता दे कि इंट डेटा टाइप यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, तो क्रिएट दैट मच अमाउंट ऑफ स्पेस. ओके, प्रिंट कर दिया x वैल्यू को. अगेन नेक्स्ट लाइन में हम क्या किया, उसी x वेरिएबल को लेकर के एक नया वैल्यू ले लिया जो कि इंटीजर टाइप का नहीं है.
ओके, किसी और टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट लाइन में अगर हम जाते हैं एंड फिर अगर हम x इक्वल, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं और फिर हम प्रिंट कर देते हैं x। दिस इज द पावर और ब्यूटी ऑफ डायनेमिक टाइपिंग। If they take a single variable, you give it a single value, print it out, and then again for the same variable you change the type of value. न्यूमेरिक से नॉन न्यूमेरिक तक जा सकते हैं। न्यूमेरिक्स में भी जो वैरायटीज है हमारे पास, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, उस पर भी हम रह सकते हैं। So this is what we have the beauty of dynamic typing. समझ में आया दोनों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को, ये बेनिफिट हम लोग को सी सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं था, पाइथन में आ गया है। डायनेमिक टाइपिंग तो आ गया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, कई बार हम लोग डिफरेंट ऑर्डर वाला वैल्यूज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई चेंज दिस वेरिएबल नेम y, लगता है इंट एंड फ्लोट, डबल एंड फ्लोट, डबल एंड इंट ऐसे, बट आई कैन नॉट डिवाइड अ स्ट्रिंग, आई कैन नॉट डिवाइड अ स्ट्रिंग यूजिंग एन इंटीजर, और इन दोनों के बीच में कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ओके, डायनेमिक टाइपिंग तो अवेलेबल है, बट लेट्स नोट गो ओवरबोर्ड एंड इस पे जाकर के हम लोग कुछ ऐसे टाइप का या टाइपिंग मैकेनिज्म यूज कर ले जहाँ पे जो दो डिफरेंट टाइप के वैल्यूज है उनमें हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कर दे जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट? यस सर। तो जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे डायनेमिक टाइपिंग है जहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करने का जरूरत नहीं है, उसी तरह से जब हमारे पास जावा पे लिखना पड़ता था कि भाई स्पेसिफाई करो वेरिएबल का टाइप क्या है, तो दैट वाज स्टैटिक टाइपिंग, राइट, दैट वाज स्टैटिक टाइपिंग, और यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक टाइपिंग चल रहा है। ओके, नेक्स्ट बिग थिंग क्या है हमारे पास है, चलिए इसको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते हैं, रन कर देते हैं। ओके, ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू टेक इनपुट। ये तो हो गया स्टैटिक कंपोनेंट्स के बारे में, स्टैटिक इन द सेंस कि हम प्रोग्राम में ही वैल्यूज डाल दे रहे हैं, बट अल्टीमेट एम क्या है, हम लोग यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। इफ वी गो बैक टू सी, वहां पे हमारे पास स्कैनफ फंक्शन था। इफ वी गो बैक टू सी प्लस प्लस, वहां पे हमारे पास सी इन फंक्शन था। इफ वी गो बैक टू जावा, वी हैड two options, either we can go for scanner class or we can go for buffer reader class। हम लोगों ने अपना पूरा प्रोग्राम जो है पूरे सेमेस्टर में स्कैनर क्लास से ही बनाया था। अगेन, इन ऑर्डर टू यूज स्कैनर क्लास वी हैव टू इंपोर्ट द स्कैनर क्लास, तो एक लाइन वहां लिखना पड़ता था, एंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू जो फंक्शंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उन तक हम पहुंच सकते थे।
I'll try to write down a line. Okay, let's see. Let's say name equals, I'll use input function. Okay, input function. Inside this, I'll write I think I made a mistake. Double quotes. Okay, let's run this one. Okay, so write your first thing to statement हमने लिखा वो वहाँ पे आ गया, and you can see now cursor is blinking, waiting for us to write something. So let's say I'll write AIDS. That's it. This is how, by using this single simple statement, input function, input command के through, हम लोग जो है यूजर से एक इनपुट ले सकते हैं. Again, we haven't used any specific data type. If I run this program once again, I can also give my name as 345. And then in the next line, if I print, okay. Getting my point कि प्रोग्राम कितना छोटा सरल आसान होता चला जा रहा है. Yes, sir. Right. Okay. Let's try to take a numeric value in that sense. Let's say a roll number. I'll take roll equals right. Let's run this program once again. Write your first name. I'll give the ITS. What is your roll number? I'll give that 23. That's it. Okay. So दिखाना ये चाह रहे हैं हम कि it does not matter whether we are trying to take a string as input or a numeric value as input. The format remains constant. It does not vary for different orders or different types. Now, if we have to take a number of specific type, let's see
ठीक है, अभी भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा, आप किसी भी टाइप का कर ले, बट देर आर सर्टेन सिनेरियोज जहाँ पे हम लोग एक स्पेसिफिक टाइप का नंबर रखना चाहते होंगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर रोल नंबर, इट हैज बीन आस्क्ड एंड आई either by mistake or deliberately, a user might have mentioned his roll number as 2.5, but in reality a roll number cannot be of decimal type, isn't it. आपका रोल नंबर 1 से या ऑलवेज इट कैन बी a positive integer only, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है. तो इस चीज को चेक में रखने के लिए यूजर जो है वो सिर्फ इंटीजर टाइप इनपुट करे, है ना, सिर्फ इंटीजर टाइप इनपुट करे. हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये इनपुट से पहले I'll give the data type as int. That's it. Now I have restricted it for a specific type कि अब आप सिर्फ इंटीजर टाइप का ही वैल्यू यहाँ पे डालो. तो if I try to run and let's say if I give 2.3 invalid literal for int function with base 10, okay. तो वहां पे हम एक डेसिमल वैल्यू पुट डाउन करना चाह रहे हैं, जिसके चलते वो क्या कर रहा है, एरर दे रहा है. तो इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो नेम इज GITS 12, या अब कोई एरर नहीं दे रहा है. ठीक है. तो इफ यू सी दिस लास्ट लाइन ऑफ माय कोड, लाइन नंबर 21, दैट इज रोल. सबसे पहले एक डेटा टाइप मेंशन कर दिए. इफ आई हैव टू मेंशन अ स्पेसिफिक टाइप, इन दैट ड्यूरेशन यू आर सपोज टू मेंशन द टाइप कि आप कौन से टाइप का नंबर्स या वैल्यूज चाह रहे हैं. इनसाइड द ब्रैकेट अगेन द इनपुट कमांड इनपुट फंक्शन जो है वैसे ही है, और अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहो वैसा लिखा जाएगा. ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर. ओके, जस्ट सुनो. So there are different ways through which a print statement could be used. जैसे अभी हमें print statement में क्या किया, सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दे रहे हैं या एक वैल्यू को प्रिंट करवा दे रहे हैं. बट जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते थे जावा में कि स्टेटमेंट लिखिए उसके साथ प्लस दे करके एक वेरिएबल लिख दिए, तो सेम स्टेटमेंट में एक सेम लाइन में स्टेटमेंट और आउटपुट या एक वैल्यू दोनों ही यूज में या प्रिंट हो जाते थे. ऐसा ऑप्शन क्या जावा पाइथन में भी हमारे पास है? हाँ, डिफरेंट वेज दिया गया है. परहैप्स इट्स नॉट द करेक्ट टाइम कि हम लोग हर एक चीज पे बहुत डिटेल में, बिकॉज छोटा छोटा बहुत सारा चीज पाइथन पे है. अगर इन सब चीजों पे घुसने चलेगा तो एक क्लास पूरे सिर्फ इनपुट और आउटपुट पे ही चला जाएगा. सो आई एम लीविंग आउट दैट थिंग फॉर यू, ऑल ऑफ यू, के आप लोग उसको थोड़ा देखो कि डिफरेंट वेज में. जैसे आई वांट टू प्रिंट, यहाँ पे क्या है, नेम प्रिंट अलग से कर दिए हैं, बट आई वांट टू प्रिंट विद अ स्टेटमेंट कि माय नेम इज, देन आई मस्ट हैव माय नेम. तो वो कैसे होगा, कैसे होता है? अगेन, is there a possibility के the result of 2 plus 3 is 5, उसी पे हम अगर ऑपरेट करके दिखा रहे हैं तो ये अगर मुमकिन है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जितने हैं प्रिंट वाले, ये सब आप लोगों को थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि पाइथन में ऑपरेट कैसे होता है. बहुत इजी चीज है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं अभी. ओके, तो ये प्रिंट वाले काम तो हमारे सारे हो गए.
इनपुट लेना समझ में भी आ गया। इनपुट के बाद में क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट वाला काम हो गया। द प्रोसेसिंग पार्ट है ना, प्रोसेसिंग पार्ट तो हम सीधा जंप कर रहे हैं, थोड़ा 10-15 मिनट बचा हुआ है, हम जंप करेंगे कंडीशंस की तरफ। ठीक है, कंडीशंस की तरफ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, बिफोर वी प्रोसीड टूवर्ड द कंडीशनल, एक क्वेश्चन को डाउन करना चाहते हैं। ट्रीट इट एज एन होमवर्क और एज टुडेज टास्क असाइनमेंट व्हाटएवर। ठीक है, एंड बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए डाल के देना चाह रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हम फ्रेम कर रहे हैं कि
Okay, so here we have the problem statement. I'll read it out. Okay, according to a national survey, the crime against women in a particular country for the last 4 years has been, ये 4 साल का रिकॉर्ड एक दिया गया है. ओके, 12,435 केसेस दर्ज हुए होंगे, 23,997, 28,900, 33,321 केसेस इतने रजिस्टर हुए हैं हर साल. जैसे लास्ट 4 इयर्स के हैं. हम लोग प्रोग्राम बनाने क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ईयर वाइज. ओके, कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में कितना चेंज आया. चेंज इन द सेंस हो सकता है कई बार बढ़ रहा हो, कई बार घट रहा हो. यहाँ पर चलो एक ट्रेडिशन दिखाई दे रहा है कि रेट जो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है टोटल केसेस. बट ऐसा भी तो हो सकता था कि कहीं घट जाता, तो इसलिए वो पूछ रहे कि रेट ऑफ चेंज ईयर वाइज. या तो परसेंटेज तो हो सकता है, ठीक है ना, कि भाई फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में 2% का इंक्रीज दिखाई दे रहा है, सेकेंड से थर्ड ईयर में 8% का इंक्रीज दिख रहा है, थर्ड से फोर्थ ईयर में 5% का डिक्रीमेंट दिख रहा है. ये हो सकता है. तो वो आपको बताना पड़ेगा आउटपुट में कि इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट और कितने परसेंटेज का है फर्स्ट. नेक्स्ट थिंग क्या मांग रहा है उसमें, अलॉन्ग विथ रेट ऑफ क्राइम इन लास्ट ईयर. लास्ट ईयर हो गई, लास्ट ईयर मतलब जो 33,321 केसेस जिसमें दर्ज हुए हैं, उसमें रेट ऑफ क्राइम क्या है. व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ क्राइम. तो ये तो पूरा एनुअल रिपोर्ट दिया कि 33,321 केसेस उस पूरे पर्टिकुलर ईयर में रजिस्टर किए गए थे ना. उसका रेट क्या है, तो रेट हो गया लेट्स से इट कुड बी आवरली बेसिस, मिनट बेसिस, सेकेंड बेसिस पे. ठीक है, तो स्पेसिफाई नहीं किया है. लेट्स गो फॉर के इसको हम लोग कर लेते हैं रेट ऑफ क्राइम पर डे. ठीक है, पर डे मानते हैं कि एक दिन में अगर टोटल पूरा 365 डेज में उतने केसेस रजिस्टर हुए हैं, तो पर डे रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना है. ठीक है ना, उससे हमें एक आइडिया मिलता है. हम लोग ये डेटा सब क्या करते हैं, लेते हैं ओके. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप दोनों को समझ में आया. यस सर. सरिता, है ना. ठीक है, मैथमेटिकल है. पहले आप लोग इसको ऑन पेन पेपर मैथमेटिकली सॉल्व करके देख लीजिए, उसके बाद ये प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट होगा वो देखना है. ठीक है ना, प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट होगा वो देखना है हम लोगों को. अगर पाइथन में कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन स्विच टू जावा. ठीक है, या एनी अदर प्रोग्राम. सब लास्ट सेमेस्टर में जावा पढ़े, जावा या पाइथन इन दोनों से ही रहते हैं, फिर सी प्लस प्लस से नहीं जाते हैं. ठीक है, तो इफ यू नॉट कंफर्टेबल विद पाइथन टिल नाउ, स्विच बैक टू जावा. जावा से भी बन सकता है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहीं स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी लैंग्वेज में बन सकता है या बनाना चाहिए. ओके, बट क्योंकि वो पाइथन पढ़ रहे, एक्सपेक्टिंग के आंसर जो है वो पाइथन पे ही डेवलप करके आएगा. ओके, नाउ आई डोंट नो वेदर इसमें इफ एल्स चाहिए या नेस्टेड इफ चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन चाहिए भी या नहीं चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेते हैं 5 मिनट. कैन यू एक्सटेंड फॉर 5 more minutes. श्योर सर. ओके, नाउ तो कंडीशंस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, कंडीशनल in if in Java we had if else, nested if. बस वही चीज यहाँ पे भी है. ठीक है, फर्स्ट वन जो हम लोग को मिलेगा दैट इज if स्टेटमेंट. if else स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ मिल जाएगा हम लोगों को.
इफ एंड इफ, ठीक है, जो इफ हम लोग बोलते थे उसको यहाँ पे कट शॉर्ट कट करके इफ एंड इफ बोल दिया गया है, ठीक है। ये 4 चीज है। तो ऐसे कोई ना तो कोई नया चीज ऐड हुआ है, ना कोई पुरानी चीज को हटाया गया, बस नाम एक चेंज किया गया है। इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो मिलेगा कि इसका जब सिंटैक्स हम लिखते हैं तो देखिए वो कैसे आएगा। इफ आई गो फॉर इफ का सिंटैक्स के लिए, सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, how do we write? If इसको हम 2 तरीके से लिखना चाहेंगे। एक तो है बुकिश लैंग्वेज, जो कि हम लोग कुछ इस तरह से एंगुलर इसके अंदर देता है। इट सेज एन एक्सप्रेशन, then we have a colon। Perhaps आपने देखा होगा इस लाइन में जब हम कंडीशनल्स लिखे और कोलोन हम दे दिए, उसके बाद हम जब नेक्स्ट लाइन में स्विच किए तो वो इंडेंटेशंस में आ गया। इट्स नॉट लाइक इन नंबरिंग में तो वो कोई स्पेशल सीक्वेंस में डाल दिया है, नो, ऑर्डरली मैनर में नहीं लिखा, वो इंडेंटेशन ले लिया। तो कैसे आ रहा है, ये कोलोन हम जब दे देते हैं सिंटैक्स में तो वो वहाँ पे क्या करता है, इंडेंटेशन बनाता है। क्योंकि प्रीवियसली जावा में क्या था, लोग ब्रैकेट्स यूज करते थे, ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे, और कर्ली ब्रेसेस हमारा सभी लैंग्वेज में यूज हुआ है प्रीवियसली, बट पाइथन में ब्रेसेस का जरूरत है ही नहीं। वो बोल रहा है इंडेंटेशन से काम करना। इंडेंटेशन इज वेरी क्रिटिकल थिंग। अगर आप कहीं पे एंटर गलत मार देते हो या एंटर नहीं देकर के आप एरो की यूज करके नीचे चले जाते हो, वो प्रोग्राम इंडेंटेशन सही नहीं लेगा और या तो एरर जनरेट कर देगा या फिर वो एक्सेप्शनल वैल्यूज कुछ देने लग जाएगा, मिसबिहेव करेगा। इसीलिए पाइथन में जब हम लोग कंडीशंस के आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो फिर थोड़ा सा हम लोग को इन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करना है। बिकॉज यहाँ पे लोग जो बॉडी पार्ट बना रहे हैं वो ब्रैकेट्स के द्वारा या ब्रेसेस के द्वारा डिफाइन नहीं किया जा रहा है। तो समवेयर डाउन द लाइन इनिशियल फेजेस में व्हाइल आप अगर सेम डे पे जावा भी पढ़ रहे हो या पाइथन दोनों साथ लेके पढ़ रहे हो, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड पढ़ने में पढ़ाने में। दिस थिंग माइट हैपन फॉर इनिशियल फेजेस। Once you get hold of it, no problem. Okay. तो जैसे ही एंटर मारे वो क्या किया, इंडेंटेशन ले लिया। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होगा, ओके, एंड अगेन कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स कुड बी देयर, राइट। अब इसे हमको बाहर हटना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको इफ के साथ इफ एल्स लगाना है, okay, let's switch back to this part, else, again a colon, फिर से इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सा रूल है, कोलोन डाले, एंटर मारे तो इंडेंटेशन स्टार्ट हो गया। जिस लाइन के बाद इंडेंटेशन क्लोज करना है वहां से बैकस्पेस मार देंगे तो हमारा सिंटैक्स निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? सर अगर सिर्फ इफ रहेगा, जैसे एल्स नहीं है, सॉरी सर सिर्फ इफ स्टेटमेंट है हमारे पास, एल्स नहीं है, इफ है, और तो फिर कैसे सर बाहर आएंगे ये कोलोन वाले, मतलब उससे? ये हमारा लास्ट लाइन था, इंडेंटेशन चल रहा है, हमको और कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए, बैकस्पेस, उसके बाद हमको कुछ प्रिंट करवाना है तो प्रिंट डाल देंगे ऐसे। ओके सर, ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है। Initially, I also faced this problem a lot. समझ में नहीं आ रहा इंडेंटेशन जा कहाँ रहा है, and this problem might increase once you go to for while loops and those things. लूप में जब जाएंगे
कंडीशंस में तो यहाँ पे कोई इश्यूज उतना ज्यादा नहीं आता है, बिकॉज कंडीशंस हमारे एक ही बार रन करते हैं। लेकिन लूप जब मल्टीपल टाइम्स रन करता है और अगेन उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो वैल्यूज लेकर के चलते हैं, उसको कैसे लिखते हैं उसमें थोड़ा सा समझने में इश्यूज आएगा, बिकॉज यहाँ तक ऑलमोस्ट सारे चीज लगभग जो है वो रिलेटेबल था एज कम्पेयर टू जावा समझे डाउन द लाइन। बट लूप्स तक जब जाएंगे तो वो थोड़ा सा अपना लिखने का तरीका जो है, ढंग जो है, सिंटैक्स है, उसको चेंज कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारा जब भी रहता है, कल परसों जब रहेगा, उस तक आने तक आप ऐसी कोशिश कीजिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसको सॉल्व करके थोड़ा सा बेसिक्स के एक तरह कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखें बिटवीन द टू लैंग्वेजेस, तो आसान हो जाएगा समझने में। कॉपी में बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए इसका। कंपैरेटिव एनालिसिस करने से क्या होगा, प्रीवियस वाला रिवीजन में भी टाइप में रहेंगे और उसको लिखने के बाद इसको लिखने पे एक तरह का फर्क समझ में आएगा। ठीक है ना, तो यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास से इफ एल्स का प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर के आएंगे, एंड अगर वो प्रॉब्लम हमारा इफ एल्स से बन रहा है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो इसको डेफिनेटली हम क्लास में ही सॉल्व कर देंगे अगर नहीं हो पाया तो। ठीक है, Yes, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir.